हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। हमने कल देखा बायोडाइवर्सिटीज के बारे में देखा, हाँ, कि क्या कैसे उसमें होता है। देन आज देखेंगे मृदा, सॉइल क्या होती है, राइट। इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि जो इस चैनल में नया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो आप मिस ना करो, राइट। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब आते हैं कि मृदा मृदा क्या होती है फ्रेंड्स। तो मृदा एक, पहले तो ये जान लेना जरूरी कि मृदा क्या है। तो एक अपनी बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, राइट। मृदा भी हमारी क्या है, जैसे जल, खनिज आदि हो गए, तो मृदा भी क्या है, एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। और जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, एक लैटिन भाषा में सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता था, फर्श, यानी कि फ्लोर। जिसका अर्थ क्या होता था, फ्लोर, फर्श, राइट। और फिर उसके बाद आते हैं कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। एक प्राकृतिक संसाधन में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों का और जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है, राइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। देन उसके बाद देखते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक 5 हैं। कौन कौन से हैं, पैतृक सेल यानी कि रॉक्स, जलवायु, क्लाइमेट, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव। तो कौन कौन से हो गए, 5 हो गए। पैतृक सेल में क्या है कि इसमें क्या होता है कि आधारभूत खनिज एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो हमारी पैतृक सेल होती है तो उसमें क्या है, किसकी अधिकता होती है, तो आधारभूत और पोषक तत्व पाए जाते हैं। देन उसके बाद आता जो जलवायु है, तो जलवायु में क्या है, रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसे कि जलवायु में तापमान और दाब पर निर्भर करता है, जिसमें से कि इसका यदि तापमान बढ़ता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं बढ़ती हैं और घटता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, घटती हैं, राइट। वनस्पति जो होता है तो उससे ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। मतलब कि वनस्पति के एग्जाम्पल से आप समझो कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र हो गया, ये नागपुर का पठार हो गया, तो यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उनमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। वो क्यों होती है फ्रेंड्स, तो जो वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उनसे क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर कुछ समय बाद उनकी पत्तियाँ वगैरह जो सड़ गल जाती हैं, तो जिससे मिट्टी की उर्वरकता और बढ़ जाती है। वहाँ ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है, राइट। तो भूमिगत जल, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या करता है, मिट्टी को नमी प्रदान करता है। क्यों, भूमिगत जल बहुत ज़रूरी है मिट्टी के लिए, क्योंकि यदि भूमिगत जल नहीं होगा तो मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो उसकी उर्वरकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, राइट। और फिर उसके बाद सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को, जो वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को क्या करते हैं, सड़ा गलाकर, राइट, क्या करते हैं, उसको सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित कर खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं, राइट। अब देख लेते हैं ह्यूमस होता क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स, ह्यूमस जो मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का जो निर्माण है तो उसमें कवक और जीवाणु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ह्यूमस क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि वनस्पतियों और जीवों को, मतलब वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमस कहते हैं, राइट। ये जो उष्ण कटिबंधीय भाग होता है, इसमें ह्यूमस में 2 फैक्ट्स आप याद रखो
कि जो उष्णकटिबंधीय भाग होता है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय मिट्टी में क्या होते हैं, ह्यूमस की मात्रा कम। यह मिट्टी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय भाग है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, यहाँ का क्षेत्र जो है इतना, ये यहाँ का क्या है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय भाग है। इधर का शीतोष्ण और इधर का शीतकटिबंध है, राइट। तो यहाँ पे इतना क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ये ग्लोब हो गया है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय इतना भाग हो गया। अपना भारत कहाँ पे है, तो ये पूरा उष्णकटिबंधीय भारत यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, इसके दक्षिणी क्षेत्र में क्या होगा कि जो है इसकी मिट्टी क्या होगी, मतलब इसमें इसकी मिट्टी में जो है तो ह्यूमस की मात्रा कम होगी, राइट। और यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि लेटेराइट मिट्टी में जो है तो क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। वैसे तो ह्यूमस की मात्रा ऐसी कोई भी मिट्टी नहीं जिसमें कम ना होती हो, बट लेटेराइट मिट्टी में बहुत कम होती है, राइट। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों में ही ह्यूमस पाया जाता, वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और उसके यदि विपरीत देखें तो जो दलदल तथा पीट मिट्टी, ये मिट्टी के ही रूप है। दलदल तथा पीट मिट्टी में क्या होता है कि ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। और एक परती मिट्टी भी होती है, तो उसमें भी ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। अब हम देखते हैं जलवायु, राइट। तो जलवायु कैसे हमारी मिट्टी को प्रभावित करता है, तो इसमें जलवायु में एक आपने सुना होगा निच्छालन वर्ड, राइट। तो जो निच्छालन होता है, तो निच्छालन का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो निच्छालन जो होता है, तो जिस जगह पे क्या होता है फ्रेंड्स, अत्यधिक वर्षा होती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होती है, तो उस जगह को हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, निच्छालन प्रक्रिया कहते हैं, राइट। तो वो कैसे कहते हैं फ्रेंड्स, यदि आप केरल के पश्चिमी घाट में जाएंगे तो वहाँ निक्षालन के कारण जो है मिट्टी एकदम से अनुर्वरक हो गई है, राइट। वो कैसे हो गई है कि जब अत्यधिक वर्षा होती है तो क्या होता है कि जो मिट्टी के ऊपर सिलिकॉन होता है, तो वो धीरे धीरे नीचे की ज़मीन के नीचे रिसकर चला जाता है, राइट। तो जिस कारण मिट्टी की जो क्या है वो अनुर्वर होने लगती है और वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। क्योंकि जो पृथ्वी है तो उसके क्रस्ट में 3 पार्ट होते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा मूल रूप से पाए जाते हैं, राइट। ये भी आप याद रखना कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इसमें क्या होता है, लोहा होता है, तो आयरन हो गया, जो कि मूल रूप से पृथ्वी में क्रस्ट में पाए जाते हैं ये तत्व, राइट। तो जिस कारण ये पृथ्वी में जो सिलिका है वो ज़मीन में घिस जाता है अत्यधिक वर्षा होने के कारण, जिस कारण वहाँ क्या होती है, मिट्टी अनुर्वरक हो जाती है। तो राइट, निच्छालन क्या होता है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है तो उसे वह निच्छालन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि निच्छालन क्या होता है। और इसका उदाहरण भी आप देख लिए कि जो केरल है, केरल कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स केरल ये यहाँ पे है। तो यहाँ जो केरल है तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है ना ये अपना, तो यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होती है, तो जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी का सिलिका नीचे रिस कर चला जाता है, तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि अनुर्वर मिट्टी हो जाती है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इसी में कि जो इधर साइड का दक्षिणी क्षेत्र का, अभी हमने बताया आपको क्या बताया था कि उष्णकटिबंधीय भाग में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, जो जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब लेटेराइट मिट्टी भी एक क्या है फ्रेंड्स, निच्छालित मिट्टी है, क्योंकि वो कहाँ पाई जाती है, वो यहीं पे पाई जाती है, इसी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिम, यहाँ भारत के दक्षिणी क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो क्या हो गया वो एक निच्छालित मिट्टी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फ्रेंड्स कि लेटेराइट मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो फ्रेंड्स वो एक निच्छालित मिट्टी है। बट उससे पहले जब आप निच्छालन अच्छे से समझोगे तब तो आप बता पाओगे ना कि निच्छालित मिट्टी है। देन उसके बाद देखते हैं कि जो लेटेराइट मिट्टी है, तो यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे खाद्यान्न पदार्थों जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, अनाज हो गए, तो ये अत्यधिक मात्रा में फ्रेंड्स क्या होते हैं, उत्पादित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसकी उर्वरकता शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है ऑलरेडी। इसलिए यहाँ कैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स मसालों की खेती या रबर या पेय पदार्थों की खेती की जाती है। तो यहाँ पे कृषि में आप पढ़ोगे भी
जो भारत का यहाँ पे क्या है मसाले, रबड़ जो हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा वास्को डी गामा जो आया था मसाले लेके गया था यहाँ से भारत से अपने केरल में ही पहले आया था ना। तो क्या होता है कि यहाँ किसकी खेती की जाती है फ्रेंड्स, तो मसालों की ही खेती की जाती है और रबर या पेय पदार्थों की यहाँ खेती की जाती है, राइट। उसके बाद यदि हम इसके विपरीत देखें किसी शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो शुष्क क्षेत्र है फ्रेंड, ये तो अत्यधिक वर्षा की बात हो गई। जो शुष्क क्षेत्र होता है जैसे कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, तो राइट वहाँ क्या होता है कि बाष्पीकरण होने के कारण जो है तो केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब मिट्टी का क्या होता है अत्यधिक बाष्पीकरण होता है, तो मिट्टी में जो नमी होती है तो उसका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बाष्पीकरण हो जाता है। तो वहाँ केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की ऊपरी सतह पर चूना पदार्थ जम जाता है। चूना पदार्थ जम जाता है जैसे कि आपने बिना यदि आरओ का पानी आप रखते हो किसी बाटल में तो उसमें वो ठीक रहेगा बाटल, राइट। या आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, अभी भी नहीं किया तो आप देखना, जो जो भी बाटल पे पानी रखते हो आप, यदि वो आरओ का पानी नहीं ऐसे ही पानी है तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाटल के चारों तरफ वो सफ़ेद कलर का चूना टाइप का जम जाता है, राइट। तो क्या होता है वो जब चूना टाइप का जम जाता है तो क्यों जम जाता है, क्योंकि जो पानी का है, पानी तो है तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जो चूना होता है तो वो बाटल के किनारे किनारे जम जाता है। क्यों, क्योंकि आपने बिना छाना पानी रखा हुआ है, बिना उबाला हुआ पानी रखा है, तो उसमें जो पानी में चूना, इससे साबित होता है कि पानी में क्या होता है, जो खारा पानी होता है चूना पाया जाता है, राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि केशिका क्या होती है। इसमें है ना कि मतलब केशिका क्रिया के द्वारा, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो पानी है उसमें पृष्ठ तनाव पाया जाता है, राइट। पृष्ठ तनाव, यदि आप गिलास में पानी भरते हो, गिलास फुल होने के बाद भी, पूरी गिलास भरी है बट इसमें बूंद बूंद करके आप पानी डालते जाओ तो पानी गिलास के ऊपर तक आ जाता है फ्रेंड्स, लेकिन वो पानी गिरता नहीं है। गिलास के एक सीमा तक गिलास का पानी गिरता नहीं है नीचे, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पृष्ठ तनाव के कारण पानी सूक्ष्म नलियों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिका क्रिया कहते हैं, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि जो कभी कभी फिजिक्स में क्वेश्चन एक आता है कि हाँ, मतलब जो दिया होती है तो उसमें मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता रहता है, या अभी आप ये भी दिया जलाओ, इसमें घी तेल कुछ भी डालो आप, तो यहाँ से तेल तो यहाँ रहता है लेकिन यहाँ से जलती रहती है, तो केशिका क्रिया के कारण ही ऐसा होता है, राइट। अब यदि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जब यहाँ गुरुत्वाकर्षण है तब यहाँ मतलब कि पानी नहीं नीचे गिरने देता है। यदि सपोज आप सोचो कि आप अंतरिक्ष में हो और वहाँ पे यदि आप इसको पानी को ले जाना चाहो तो अनंत तक ये जा सकता है केशिका क्रिया के कारण, मतलब ऊपर अनंत तक इसको पानी को चढ़ाया जा सकता है। तो राइट, क्या हो गया, अब आई थिंक समझ गए होंगे आप कि केशिका क्रिया क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी सूक्ष्म नलियों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। और पानी का फ्रेंड्स, यदि हमको पृष्ठ तनाव नष्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो जैसे पानी है, राइट। तो पानी यहाँ से भरा है, पूरा ये गिलास है आपका, पानी भरा है यहाँ पे आप कोई डिटर्जेंट डाल दो या कोई मिट्टी का तेल डाल दो तो क्या होता है, पानी का जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे कि गर्मी आ गई है, आप लोग बहुत से लोग कूलर यूज करते होंगे ना, कूलर में पानी डाला जाता है, राइट। वहाँ मच्छर के लार्वा उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो आपने सुना भी होगा या आप में से कुछ लोग यूज भी करते होंगे कि पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिला दो जिससे कि मच्छर का लार्वा क्या हो, नष्ट हो जाए। वो क्यों, कि जब पानी में थोड़ा सा आप मिट्टी का तेल मिला दोगे तो जब पानी का पृष्ठ तनाव है तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो जो उसके मच्छर के लार्वा हैं जो ऊपर तैर रहे हैं तो वो भी नीचे चले जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, तो जिससे मच्छर के उत्पन्न होने का खतरा कम होता है, राइट। और जो नहीं कर रहे हो ट्राई करके देखना, इससे जो भी है, कूलर में पानी तो डाला ही रहता है तो उससे क्या होता है, मिट्टी का तेल थोड़ी से डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। खैर ये मिट्टी का टॉपिक नहीं था, कूलर आप देख लेना जो भी हो। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि मृदा संगठन, राइट।
अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि निच्छालन क्या होता है। निच्छालन मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी हो गई आपकी, यहाँ पे उर्वरकता कम होती है। उसके बाद शुष्क क्षेत्रों में केशिकत्व क्रिया होती है, राइट, ये भी समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें चूना पाया जाता है, राइट। और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज जाके बाटल में देखना अपना, क्योंकि खारा पानी तो अब हर जगह मिलने लगा है, तो उसमें देखना पानी भरना, तो वो ज़रूर आपको दिखेगा बाटल में। उसके ऊपर ढक्कन की तरफ जो है वो लगा रहता है चारों तरफ। यदि आप उंगली से खुरचो उसे तो वो हालांकि छूट जाता है, बट चारों तरफ वो वाइट कलर का जम जाता है, राइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी में चूना पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि मृदा संगठन। मृदा संगठन क्या है, तो मृदा संगठन यानी कि इसमें कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि हम लोग याद करते रहते हैं कि लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, सॉयल मिट्टी जो भी है, तो इनके बारे में, बट अब थोड़ी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। हम पढ़ते कुछ और है, आता कुछ और है, क्योंकि यहाँ से मैंने कई सारे एग्जामों में देखा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो मृदा संगठन क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो खनिज पदार्थ हैं कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसमें 5 प्रकार के जो ये पाए जाते हैं। कौन कौन से हो गए, खनिज पदार्थ हो गया, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि हाँ, मतलब मिट्टी में वायु कितनी पाई जाती, कितने परसेंट, सीधे परसेंट में पूछ लेगा और ऑप्शन में दे देगा परसेंटेज इतने परसेंट इतने, तो आपको सही सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो खनिज पदार्थ हैं तो वो कितने परसेंट होता है मिट्टी में अपने, तो वो सर्वाधिक होता है, 40 से 45% होता है, राइट। उसके बाद जो ह्यूमस है, तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होता है वो 5 से 10% ही अपनी मिट्टी में जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है मृदा जल, तो वो कितना है, 25% है, और मृदा वायु कितनी है, 25% है। यानी कि मृदा जल और मृदा वायु जो है अपनी पृथ्वी पे, मतलब मृदा में 25% ही है, मृदा में जो वायु जल पाए जाते हैं वो 25% है, और खनिजों की मात्रा मृदा में सर्वाधिक होती है, और ह्यूमस सबसे कम होता है, 5 से 10% तक ही ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, राइट। और जो सूक्ष्म जीव है तो इसमें क्या है, कवक और जीवाणु सम्मिलित होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम थोड़ा सा मृदा परिच्छेदिका, क्योंकि मृदा को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उर्वरक, अनबोर उर्वरक, मतलब कि मृदा को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब यदि हम इनमें बात करें कि जो मृदा परिच्छेदिका है, तो इसमें जो वो मृदा संस्तर होते हैं, मतलब कि ये मृदा परिच्छेदिका हो गई, यहाँ पे अपनी मृदा परिच्छेदिका, राइट। फिर इसमें क्या हो गया, 4 संस्तर होते हैं, का संस्तर हो गया इसका, सॉरी मैं अच्छे से देखती हूँ, इसमें क्या हो गया, का संस्तर हो गया, फिर हो गया अपना खा, इसी प्रकार गा और घा, राइट। तो पहले मृदा संस्तर क्या होता है, सॉइल होरिजन क्या होता है, तो मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों में भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न भिन्न हो सकती है। इन भिन्न परतों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा के कितने संस्तर होते हैं फ्रेंड्स, तो 4 होते हैं, जिसमें से क्या होता है, मृदा का जो ये ऊपरी संस्तर है, संस्तर का, तो ये उपजाऊ होता है, राइट, क्योंकि इसमें ही ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। देन इसके बाद जो ये है, तो ये क्या हो गया, अपक्षयित चट्टानी हो गए, फिर उसके बाद आधारी चट्टान पदार्थ हो गए, फिर उसके बाद मूल चट्टानी पदार्थ हो गए, यानी कि अनअपक्षयित चट्टानी हो गए। तो यहाँ पे उर्वरकता नहीं पाई जाती है, और खैर इतनी गहराई तक कोई जोतने बोने भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो आप इतना याद रखो कि संस्तर ए में ही मिट्टी की जो संस्तर का है, तो वहाँ पे ही मृदा की उर्वरकता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस की मात्रा फ्रेंड्स क्या होती है, अधिक होती है। और ह्यूमस की मात्रा अधिक क्यों होती है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं, राइट, तो पेड़ों की जो जड़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे पेड़ हो गया, तो पेड़ों की जड़ें वो इसी क्षेत्र में रहती हैं, मतलब ये जो अपना इतना है तो यहीं पे पेड़ों की जड़ें रहती हैं, राइट।
तो ये बात आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आप इतना ही जानो कि जो मृदा का संस्तर का है, तो मृदा परिच्छेदिका में ये संस्तर का उपजाऊ होता है, और क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और यहीं पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो पेड़ों की क्या होती है, जड़ें यहीं तक होती हैं, राइट। अब इसके बारे में हमने देखा कि मृदा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मृदा संगठन क्या है, और मृदा परिच्छेदिका क्या है, राइट। अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिस कि मृदा में अम्लीय और क्षारीयता गुण कितने हैं, मतलब कि अम्लीयता और क्षारीयता का क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मृदा अम्लीय और क्षारीय तथा उदासीन 3 प्रकार की होती है, राइट। तो उसमें भी देखेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर करना, राइट। और आप ये बताना कि आपको ये समझ में आया, कैसा वीडियो लगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देन एक छोटी सी बात, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो यार। धन्यवाद।